हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स के व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड टाइप ऑफ द रिसोर्सेज नेचुरल एंड ह्यूमंस एंड क्लासिफाइड रिसोर्सेज basis of origin, basis of accessibility, basis of ownership, basis of status डेवलपमेंट्स, इनके बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। और हमने रिजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, एजेंडा 21, रियो डी जेनेरो के बारे में अच्छी तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया था। फिर रिसोर्सेज प्लानिंग इंडिया, हमारे संसाधनों की किस प्रकार से प्लानिंग की जा रही है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे उनको सुरक्षित रखने की प्लानिंग की जा रही है इंडिया के अंदर, इन सब के बारे में हमने रीड किया। टुडे वी स्टार्ट पार्ट थर्ड, लैंड रिसोर्सेज, भूमि संसाधन। जो हमारी लैंड है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, किन पर्पस के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, आज इसके बारे में हम रीड करेंगे। वी लिव ऑन लैंड, आप सब जानते हैं हम जमीन पर रहते हैं। वी परफॉर्म our economic activities on lands and we use it in different ways। हम जो ज़मीन है उसको अलग अलग तरीक़ों से प्रयोग करते हैं अपने लाइफ के लिए, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हम ज़मीन का यूज कर रहे हैं। थस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। अगर लैंड नहीं होती तो शायद हमारी लाइफ भी नहीं होती, तो विदाउट लैंड के हम जीवित भी नहीं रह सकते, क्योंकि अर्थ, हमारा जो अर्थ है इसके ऊपर जो लैंड है, वाटर है, ये हमारे लिए सबसे एसेंशियल पार्ट है और लाइफ। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। जो लैंड है वो किस किस को सपोर्ट कर रही है बेटा? नेचुरल वेजिटेशन को, जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अगर लैंड नहीं होती ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। ट्रांसपोर्ट्स को एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को, तो ये जो संचार की व्यवस्था है, परिवहन के साधन हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये सब पॉसिबल किसके कारण है? लैंड के कारण है। हावेवर लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनेंस, लेकिन ज़मीन क्या है? एक सीमित संसाधन है जिसको हम ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, हमारे लिए लिमिट में है। तो जैसे हमने ये देख रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ द लैंड, जैसे ब्लू पार्ट फॉर द प्लेन्स 43%, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पार्ट फॉर प्लेन्स, तो 43%, माउंटेन के लिए 30% और प्लेटूज के लिए 27%। ये क्या है? इम्पोर्टेंट रिलीफ है। ये क्लासिफाइड किया गया है कि कितना एरिया हमारे लैंड पर किसके लिए है। एंड एसेस्ट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड्स, जो लैंड है हमारी सीमित संसाधन है, हमारे लिए सीमित है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। अगर ये सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास जो ज़मीन हमें उपलब्ध है, जो ज़मीन हमारे पास है, उसका हम प्लानिंग के साथ, सावधानी के साथ वेरियस पर्पस, अपने अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग हमें सावधानी के साथ करना चाहिए, केयरफुली होकर करना चाहिए। इंडिया हैज़ ए लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। हमारी जो भारत की ज़मीन है उस पर क्या है? अलग अलग प्रकार की जैसे फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। इसमें माउंटेन्स में हैं, प्लेटूस हैं, प्लेन्स हैं, जो मैंने पीछे डायग्राम के द्वारा समझाया था। जो माउंटेन्स है, जो प्लेन एरिया है वो 43% है, एंड विच प्रोवाइड फैसिलिटीज, जिससे हमें कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है? एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की। जो प्लेन एरिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड हमारे लिए ज़्यादा है और इंडस्ट्री भी वहाँ ज़्यादा लगाई जाती है। माउंटेन अकाउंट कितना हमारे लिए? 30%। वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, जो हमारी टोटल सरफेस एरिया है उसका 30% है। एंश्योर प्रीनिलियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, तो ये माउंटेन के कारण ही हमारी कुछ रिवर्स है जो हमेशा बहती रहती हैं, यानी कि वहाँ हमेशा पानी बहता रहता है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म, इन जो टूरिज्म के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही हैं। एंड द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो हमारे लिए
पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। अबाउट 27% ऑफ द एरियाज, जो 27% एरिया है हमारे प्लेट्यू रीजन, जो पठारों में पाया जाता है, इस प्रोसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, जहाँ बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। कहाँ? प्लेट्यू रीजन के अंदर कई प्रकार के जो मिनरल्स वो पाए जाते हैं, फोसिल्स फ्यूज पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, जो हमने डायग्राम में नीचे किया था। तो ये जो एरिया अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, इसकी कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं। अब है लैंड यूटिलाइजेशन। तो जो ज़मीन का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वो कैसे हो रहा है? लैंड रिसोर्सेज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज, कई उद्देश्यों के लिए हम यूज करें। जैसे फर्स्ट पर्पज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कागज़ मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से हमें, या फिर बिल्डिंग फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारी थिंग्स फॉरेस्ट से मिल रही है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी ज़मीन जो खेती के लिए नहीं है, उपलब्ध नहीं है, जैसे बैरन और वेस्टलैंड, जो बंजर ज़मीन है या खाली ज़मीन है जिस पे हम खेती नहीं कर सकते। सेकंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, जो खेती के अलावा यूज़ की जा रही है, जैसे बिल्डिंग जहाँ बनाई जा रही हैं, रोड्स जहाँ बनाई जा रही हैं, फैक्ट्री जहाँ बनाई जा रही है, ट्रेन के लिए जो रेलवे लाइन है वो बिछाई जा रही है। तो ये क्या है बेटा? नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, दूसरी जहाँ खेती नहीं की जा रही, वो पार्ट कौन सा हमारा? फॉलो लैंड, जिसको हम बैरन लैंड भी, बंजर जमीन भी बोल सकते हैं। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कुछ ऐसा पार्ट जहाँ पर पशुओं को चराने का पार्ट, परमानेंट वहाँ पशु चरते हैं, नहीं उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं की जा सकती, वहाँ पर पशुओं को चराया जा रहा है। लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग नेट सॉइल एरिया, कुछ ऐसा पार्ट जिसको पेड़ों को उगाया जाता है लेकिन उसको नेट सोयल एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। नेट सोयल एरिया का मतलब होता है जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं। कल्चरेबल वेस्टलैंड्स अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि जिस जमीन का यूज खेती के लिए पिछले 5 सालों से नहीं किया जा रहा है, वो हमारी वेस्टलैंड है, यानी कि जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, उस जमीन का प्रयोग खेती के लिए नहीं किया जा रहा, तो वो उसमें कैसा है? बंजर जमीन है जो हमारे लिए यूजेबल नहीं। फॉलोलैंड्स, यानी कि परती जमीन जिसको भी बोल सकते हैं हम, इसको बंजर भी बोल सकते हैं। करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा या 1 साल के अंदर जिसके अंदर कल्टीवेटेड नहीं की खेती नहीं की गई थी। अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी कि जो खेती के 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, यानी कि 1 से 5 वर्ष तक जहाँ खेती नहीं की गई, वो क्या है? परती जमीन है, फॉलोलैंड से। नेट सोन एरिया, ये पूछा जा सकता है। एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ए ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो ये ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या है? जो एरिया एक कृषि वर्ष में, यानी कि 1 साल के अंदर एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र है, उसके अंदर जोड़ा जाए नेट सोन एरिया को, तो उसको बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि सकल कृषि एरिया, जितना टोटल एरिया जिस पर हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, अब जो जमीन है इंडिया के अंदर उसका क्या पैटर्न है, कैसे यूज किया जा रहा है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज ए topography, climate, soil types, as well as human factors such as populations, densities, technological capabilities, and culture and traditional, etc. भू उपयोग के निर्धारित, यानी जो जमीन का यूज किया जा रहा है इंडिया के अंदर, जमीन जो लैंड है वो कितना हम उसको यूज कर रहे हैं, इसके कई निर्धारित तत्व डिटरमाइंड्स हैं, निर्धारित तत्व हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है? फिजिकल फैक्टर्स इसमें शामिल। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर शामिल है? टोपोग्राफी, स्थलाकृति, यानी कि जो लैंड है उसकी आकृति क्या है? माउंटेन है, प्लेन है। क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का जो ज़्यादा ठंड है या गर्मी है या मीडियम है। तो सोयल टाइप्स, मिट्टी कितनी किस टाइप की है, ये डिपेंड करता है हमारा। ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि जो मनुष्य मानवीय कारक हैं वो भी इफेक्ट होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या किस एरिया में कितनी रहती है, ये भी इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, यानी कि हम तकनीकी प्रयोग कितना कर पा रहे हैं। और कल्चरल, जो हमारी संस्कृति है या ट्रेडिशन, हमारी जो रीति रिवाज है, परंपराएं, ये सब हमारे डिटरमाइन इसमें शामिल हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन द 1940
1960 से लेकर 61 के बीच में, और 2014 से 15 के बीच में। ये एरिया है जो 18.11 वो फॉरेस्ट के लिए है, 18.11 ये बैरन एंड अनकल्टिवेट वेस्टलैंड है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर परमानेंट पैस्चर ग्रेज, ये अलग अलग टाइप दिए गए हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा इसके। और ये 2014 और 15 का दिया गया है कि जैसे ये फॉरेस्ट एरिया है, ये बढ़कर कितना है, यहाँ 18.11 था, तो अब बढ़कर 2014-15 में 23.3% है। फिर ये 18 से था, ये वेस्ट जो नॉन एग्रीकल्चर एरिया था ये कम हो गया है, ये 5.5 रह गया है। फिर ये जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर था तो ये हमारा बढ़ गया है, ये 8.7 हो गया है, पहले ये 4.95 था। अब ये इसके बाद ये 4.7 था, ये 3.3 हो गया है। ये 1.50% था, ये 1.1% रह गया है। तो इस प्रकार से कुछ लैंड है जो पहले से इसमें सुधार है, कुछ ऐसा है जिसमें पहले से कुछ प्रॉब्लम आई है। तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान से रीड करना है। टोटल जियोग्राफी एरिया इन इंडिया इज 3.28। तो हमारी जो भौगोलिक एरिया क्षेत्रफल है भारत का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। लैंड यूज डाटा हाउएवर अवेलेबल ओनली फॉर 93%। जो हमारे पास ज़मीन का डाटा है वो सिर्फ 93% जो लैंड है उसका डाटा हमारे पास है। बिकॉज द लैंड ऑफ यूज ऑफ रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे अरुणाचल साइड के स्टेट है, नागालैंड है, ये मणिपुर है, तो इस प्रकार जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तो इन स्टेट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं। एक असम को जो डाटा है वो हमारे पास है, इंक्लूड है हमारे 93% पे, बाकी कुछ स्टेट का हमारे पास नहीं। कुछ पार्ट है जो जम्मू कश्मीर का एरिया है जो हमारे ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, जो पीओके हम बोल सकते हैं, वो उसके बारे में भी हमारे पास कोई डाटा या सर्वे नहीं है। और कुछ जो चाइना अपने कंट्रोल में कह रही है उस एरिया का भी सर्वे हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितनी लैंड का सर्वे है, 93%। ये ध्यान रखना है, इंडिया का टोटल एरिया कितनी परसेंटेज एरिया का सर्वे डाटा हमारे पास है, 93 का। हम किस किस का नहीं है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है अभी बताया मैंने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो कुछ स्टेट हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर के साइड में और चाइना की साइड में। ओके स्टूडेंट्स, द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर, जो जमीन परमानेंट तौर पर चारागाहों के रूप में यानी कि पशुओं को चराने के लिए यूज की जा रही है, आल्सो डिक्रीज, वो कम होती जा रही है। हाउ आर वी एबल टू फीड, तो इस प्रकार कैसे हम अपने पशुओं को, ह्यूज कैटल पॉपुलेशन यानी कि जो पशुओं की जनसंख्या है, कैसे उनको खाना देने में योग्य रहेंगे, उनको चारा देने में योग्य रहेंगे ऑन द पास्चर लैंड्स, जो हमारे पास है चारागाह की ज़मीन है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, क्या रिजल्ट रहेंगे कि जो धीरे धीरे चारागाह कम होते जा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो कैटल पॉपुलेशन है वो कम करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फॉलो लैंड्स आर आइदर पुअर क्वालिटीज कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन, यानी कि कुछ जो प्रति ज़मीन है वो बढ़ रही है कि हमारी जो लैंड की क्वालिटी है वो कम होती जा रही है, यानी कि जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है कुछ रीजन के कारण। कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन, की लागत है जो खेती करने की वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो कुछ ऐसे रीजन हैं जो हमारे लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा दे रही हैं। सच लैंड इज वेरी हाई, यानी कि जो लागत है, कॉस्ट है कल्टिवेटेड करने की वो ज़्यादा हो रही है। दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्विक्स इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स, यानी कि 2 या 3 साल में जिस ज़मीन को बार बार खेती के लिए कल्टिवेटेड किया जा रहा है, उस पर क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है, तो इफ़ दीज आर इंक्लूड इन द नेट सोन एरिया देन द परसेंटेज ऑफ NSE, ये NSE फुल फॉर्म है बेटा नेट सोन एरिया की, तो जिस जो परसेंटेज है वो इंडिया के अंदर अब कितनी हो चुकी है, 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया, यानी कि जितनी टोटल एरिया की हमारे पास रिपोर्ट है वो कितनी परसेंटेज है, 54%। द पैटर्न ऑफ द नेट सोन एरिया वेरियस ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर नेट सोन एरिया है वो अलग अलग पाया जाता है, डिफरेंट अलग अलग पैटर्न्स हैं। जैसे इट इज़ ओवर 80% एरिया ऑफ टोटल पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का एरिया है वहाँ पर 80% एरिया में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर ओनली 10% से कम
लैंड को कल्टिवेटेड किया जाता है, यानी कि 10% से कम एरिया पर खेती की जाती है। तो ये ध्यान रखना बेटा, 80% से ज़्यादा कहाँ है, ये हरियाणा और पंजाब के। तो 10% से कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे। फॉरेस्ट एरिया इंडिया के अंदर इस 4 लोअर, यानी कि बहुत कम है हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, देन डिजायर्ड 33%, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये तय किया गया था कि इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है, जो जियोग्राफिकल एरिया में 33% फॉरेस्ट होने ही चाहिए। इट इज़ आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये कब बनाया गया था, तय किया गया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1950 के द्वारा ये तय किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी, 1952 में। इट वाज द कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो हमारा पारिस्थितिक बैलेंस है वो बनाए रखने के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट के जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन पीपल हु लिव, यानी कि बहुत सारे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जो जीविका है वो किस पर डिपेंड होती है, फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। फ्रीइंग ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन, इस प्रकार लाखों लोगों की जो लिवलीहुड है वो डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म एज ए वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी कि एक जमीन का जो खाली हिस्सा है जिसका यूज नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी जमीन को नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी कि जो खेती के अलावा दूसरे प्रयोग, दूसरे वस्तुओं के लिए प्रयोग की जा रही है। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, वेस्ट लैंड में कौन कौन सी जमीन को इंक्लूड किया जाता है, जैसे चट्टानी जमीन, एरिड जहाँ सूखा होता है, डेजर्ट रेगिस्तान होता है। तो ये तीनों टाइप की लैंड को इंक्लूड किस में किया जाता है, वेस्ट लैंड के अंदर। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर, जो जमीन नॉन एग्रीकल्चर है यानी दूसरे पर्पज के लिए यूज की जा रही है। यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट, यानी निवास स्थान जहाँ लोग रहते हैं, रोड के लिए, रेलवेज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जा रही है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रोड बनाए जा रहे हैं, या सेटलमेंट है जैसे अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ये सब किस में इंक्लूड होती है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व द मैनेजिटी, यानी कि जिस जमीन का प्रयोग लगातार किया जा रहा है बिना किसी अप्रोप्रिएट मेजरमेंट के, बिना उसकी सुरक्षा किए, तो इस प्रकार अगर जमीन को हम लगातार यूज प्रयोग करते रहे, हैज रिजल्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, जिसका परिणाम क्या रहा, हमारी जमीन की जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आना, उपजाऊपन में कमी आना। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिप्रैक्शन इन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, इस प्रकार इसका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डेंजर हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए। लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर, यानी कि ज़मीन की जो कमी है वो कैसे की जाए और उसकी सुरक्षा के उपाय। जो लैंड डिग्रेडेशन है, ज़मीन के अंदर कम निम्नीकरण होना, और कंजर्वेशन सुरक्षा के उपाय कैसे किए जाएंगे, ये के बारे में हम रीड करेंगे। वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, हमने जो हमारी ज़मीन है इसको शेयर किया था, किसने, हमारी पिछली पीढ़ियों ने भी। विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन, और उसका प्रयोग करेंगे आने वाली जनरेशन भी, आने वाली पीढ़ियाँ भी। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड्स, जो खाने से संबंधित हमारी 95% ज़रूरत हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं, लैंड से, ज़मीन से पूरी होती हैं। कौन कौन सी ज़रूरतें, जैसे फॉर फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ये सब चीज़ें, जैसे कपड़ा हमें मिलता है ज़मीन से, ज़मीन में हम खेती करते हैं या पेड़ जो उगाते हैं वहाँ से हम कपड़ा, जैसे कॉटन को ग्रो करते हैं तो वहाँ से कपड़ा मिलता है, शेल्टर मिलता है, रहने का निवास स्थान, जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती हैं, फूड है वो भी हमें अपनी ज़मीन से प्रोवाइड हो रहा है, ये ज़मीन से मिल रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रोट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड्स बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू केज डैमेज ऑफ लैंड्स। हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही हमारी लैंड डिग्रेडेशन का उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक्टिविटी तो ह्यूमन की है इसमें शामिल, लेकिन कई बार नेचुरल फोर्सेज यानी कि जो प्राकृतिक ताकतें हैं उन्होंने भी हमारी लैंड को डैमेज किया है, हानि पहुंचाई है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, जंगलों का वनों का ज़्यादा मात्रा में काटना, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को ज़्यादा चराना, माइनिंग यानी ज़्यादा जो हम मिनरल्स को माइन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, उनको ज़मीन को खोद कर मिनरल्स निकालना, एंड केयरिंग टू हैव
कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। और खनन करना, जो खनन प्रक्रिया है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है हमारे लैंड डिग्रेडेशन के लिए। माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर excavations work is complete, leaving deep scares and tracks of overburden बर्डिंग। तो जो माइनिंग साइट्स हैं, खनन के जो स्थान हैं, जगह हैं, उनको निकालने के बाद, यानी कि जो मिनरल्स हमने ज़मीन के निकाले हैं उसको ऐसे ही गहरे गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ का जो पूरा कचरा होता है वहाँ पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे हमारी लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रही है। इन स्टेट लाइक झारखंड, ये जो माइनिंग ज़्यादा की जाती है वो कौन कौन से स्टेट में? झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और उड़ीसा के अंदर, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल हमारे पाए जाते हैं, तो इनकी माइनिंग भी वहाँ पर ज़्यादा की जा रही है। इसके कारण डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव द क्योज सर्व लैंड डिग्रेडेशन। तो वहाँ पर जो जंगलों को ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है, ये वृक्षों को ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे से क्या करना है, हमने माइनिंग करके मिनरल्स को निकालना है। तो इसके लिए हमारे लैंड डिग्रेडेशन है वो बढ़ती जा रही है। कौन कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। इन स्टेट लाइक गुजरात, जो स्टेट हमारा गुजरात है, इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स के अंदर ओवर ग्रेजिंग यानी पशुओं को ज़्यादा चराने के लिए ज़मीन का यूज किया जा रहा है। मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ मुख्य कारण इन स्टेट के अंदर है जो लैंड डिग्रेडेशन का, वो है ओवर ग्रेजिंग। इन द स्टेट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि कुछ स्टेट के अंदर जो फसलों को ज़्यादा मात्रा में पानी दिया जा रहा है, सिंचाई की जा रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड द अल्कलिनिटी टू इन द सोइल, पानी की ज़्यादा मात्रा के कारण जमीन जो वाटर है उसके अंदर लवणीय और क्षारीय हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि जब जमीन के अंदर लवण और क्षार ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार जो जमीन के अंदर के लवण हैं या क्षार हैं, अम्ल क्षार हैं, वो ऊपर वाली मिट्टी की परत में शामिल हो जाते हैं। तो ये क्या रीजन है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंड डिग्रेडेशन के रीजन इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रीडिंग ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि जो खनिज प्रोसेस है, खनिजों को निकालने की प्रोसेस है, उसमें कौन कौन सी शामिल है? ग्रीडिंग्स ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन को पीसना, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, जो सीमेंट उद्योग हैं उनके लिए लाइमस्टोन को पिसाई की जाती है। एंड कैल्साइट्स एंड सोपस्टोन्स फॉर सेरेमिक्स इंडस्ट्रीज जनरेट यूज टू डस्ट। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ये पत्थरों को पीसा जाता है। इन पत्थरों को पीसे जाने के कारण जो धूल है वो ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल के अंदर शामिल हो जाती है। तो इससे जब किसी चीज़ की पिसाई की जा रही है, पत्थरों को पीसा जा रहा है, तो उससे धूल ज़्यादा मात्रा में उड़ेगी, और ज़्यादा धूल उड़ेगी तो इसमें चली जाएगी, एनवायरनमेंट में शामिल हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। इस प्रकार इट retard the process of infiltrations of water into the soil after it settle down on the land। जो एनवायरनमेंट के अंदर धूल कण होते हैं वो वाटर में मिलकर अपनी जमीन की ऊपर वाली परत पर जम जाते हैं। जो जमीन की ऊपर वाली परत है, जैसे ये दिखाई दे रही है, ये ऊपर फर्स्ट ग्रीन, फिर सेकंड, तो जो ग्रीन पार्ट है इसके अंदर वो जम जाती है। तो जमने के कारण इससे क्या हो जाएगा, जो जमीन के अंदर पानी सोखने की पावर है वो कम हो जाएगी, जमीन ज़्यादा मात्रा में पानी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इन रिसेंट ईयर, कुछ पिछले सालों में, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के द्वारा जो वेस्टेज छोड़ा जाता है वो पानी के अंदर ऐसे ही फ्लो कर दिया जाता है, पानी के अंदर बहा दिया जाता है, जिसके कारण वाटर और लैंड प्रदूषण है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो ये कई रीजन है जो हमारे लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आप साइड में जो देख रहे हैं, दीज आर द अपर सोयल लेयर, सब सोयल एंड सबस्ट्रीम। इस प्रकार ये पार्ट है हमारी सोयल के। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा फर्टिल
फर्टिलाइजर है, यानी कि हमारी ज़मीन की उपजाऊपन है। अगर इसी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारी जो फर्टिलिटी है ज़मीन की वो कम होती चली जाएगी। देयर आर मैनी वेज टू solve द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जैसे ज़मीन की जो डिग्रेडेशन है, कमी है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट, सबसे पहला है वनों को ज़्यादा लगाना, पेड़ों को ज़्यादा लगाना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ग्रेजिंग यानी कि पशु को चराने के लिए अच्छे तरह से प्लानिंग करना, कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, इस प्रकार से मदद मिल सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, प्लांट पौधों की शेल्टर बेल्ट बनाना, यानी कि लाइनों में रोज के अंदर पौधे लगाना। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा पशु को चराने की से रोकना। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बसीज, यानी कि जो मरुस्थल साइड है वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स हैं उनको उड़ने से रोकने के लिए, यानी कि वन प्लेस टू अदर प्लेस पर रोकने के लिए ग्रोइंग करने होंगे थ्रोनी बसीज, जो कांटेदार झाड़ियाँ उनको उगाना होगा। सम ऑफ द मेथड टू चेक, कुछ दूसरे तरीके हैं रोक लगाने के लिए लैंड डिग्रेडेशन पर इन एरिड एरियाज, यानी कि सूखे एरिया में कुछ दूसरे तरीकों को अपना कर भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरी प्लानिंग करके भी हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, मैनेजमेंट के द्वारा जो वेस्टलैंड है उसका यूज कर सकते हैं। कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटी, किस पर कंट्रोल करके, गवर्नमेंट के द्वारा जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करके। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोज इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट, जो उद्योगों के से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो कूड़ा कचरा है, उसका अच्छी तरह से डिस्पोजल करना, अच्छी तरह से उसका रीयूज करना। आफ्टर ट्रीटमेंट्स कैन रिड्यूस लैंड्स एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया, इस प्रकार हम जमीन की ट्रीटमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ज़मीन के फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे मेथड को अपनाकर जिससे हम अपनी लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। कुछ तरीके तो यहाँ हमने बताए हैं, कुछ और तरीके हैं जिसके बारे में आप इमेज करें और सोचें कि कैसे हम अपनी लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट।